आज हम लोग आरएनए के बारे में जानकारी प्रारंभ कर रहे हैं। पहला लेक्चर है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन जानने से पहले आरएनए और जेनेटिक कोड्स के बारे में जरूर जानना चाहिए, तो फिर समझ आसान हो जाती है। आरएनए हम सब जानते हैं कि ये डीएनए पर ट्रांसक्राइब होता है, लेकिन इसको माना जाता है कि डीएनए से पहले ये इवोल्यूशन में आया था। इसके पीछे एविडेंस है, जैसे कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो तो डीएनए है, किंतु एविडेंस ये है आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है। इसे हम लोग वी आरएनए कहते हैं, वायरल आरएनए। और ये जो है वो प्लांट वायरस में रहता है। तो कहीं न कहीं ये बताता है कि डीएनए से पहले आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल का काम करता था। अब दूसरा हो गया नॉन जेनेटिक आरएनएस। इसके अंदर में जो मुख्य रूप से आते हैं आरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, ये तीन बड़े प्रिंसिपल काम करने वाले एमआरएनए हैं। और इसके अलावा भी आरएनए हैं जिसमें हम लोग अदर्स कहते हैं। और अदर्स के अंदर में कौन कौन आता है? कई सारा आता है, इसमें कोई एक नहीं है। एसएनओ आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर, एचएनआरएनए, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए, ठीक है, मतलब इटीसी, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो नॉन जेनेटिक आरएनए में बहुत डाइवर्जेंस है, बहुत ज्यादा प्रकार मिलता है। बट ये तीन जो आरएनए हैं आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, ये नॉन जेनेटिक आरएनए का मेजर हिस्सा माना जाता है। बाकी सब इनको मदद करने के लिए बनते हैं। किसी भी आरएनए का अगर कंपोजिशन देखें तो आरएनए के कंपोजिशन में हमें तीन चीजें मिलती हैं। पहला, नाइट्रोजनस बेसिस। इन नाइट्रोजनस बेसिस में दो ग्रुप होते हैं, एक नेचुरल और दूसरा मॉडिफाइड। नेचुरल जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं उसमें एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल। और मॉडिफाइड में कई सारे होते हैं, स्यूडो यूरिडाइन, ठीक है, डाइहाइड्रोक्सी यूरिडीन, एक्सेट्रा, प्लस राइबोज सुगर, प्लस फॉस्फेट। तो कहने की बात यह है कि आरएनए के कंपोजिशन यही होते हैं। अब जब हम विषय वस्तु पर आते हैं तो सबसे पहला जो आरएनए जिसको हम लोग पढ़ना चाहिए वो हम शुरू करते हैं एमआरएनए से। एमआरएनए को हम लोग मैसेंजर आरएनए कहते हैं। क्यों मैसेंजर आरएनए कहते हैं? इसको डिस्कवर किया था जैकब एंड मोनाड ने, जिन्होंने ऑपरान कॉन्सेप्ट भी दिया था। मोनाड ने, ज्यादा ही गंदा हो गया मोनाड। मोनाड ने। मैसेंजर आरएनए क्या होता है? इट कैरी सीक्वेंस ऑफ जेनेटिक कोड्स। जेनेटिक कोड्स का सीक्वेंस इस पर होता है दैट encode a peptide और पॉलीपेप्टाइड। जो एक पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड जो है उसको इनकोड करता है। स्पष्ट डेफिनेशन क्लियर कट कहता है कि एमआरएनए पर सीक्वेंस ऑफ जेनेटिक कोड्स है जो किसके लिए किसको इनकोड करता है? पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड का।
ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट क्या है कि हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। मतलब ऐसा नहीं कि बना और टिका हुआ रहता है, ये बना, काम किया, खत्म हुआ, बस ऐसे करके आप समझिए, बना, काम किया, खत्म हुआ। इसको कुछ ऐसा मतलब टिकने की बात इसमें नहीं है। उसके बाद क्या होता है एमआरएनए की मोस्ट कंटिन्यूअस ट्रांसक्रिप्शन ऑन द डीएनए इज ऑफ एमआरएनए। डीएनए पर जो लगातार ट्रांसक्रिप्शन का काम होते रहता है, वो एक्चुअली एमआरएनए बनाने का काम के लिए ये होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमआरएनए लगातार बनते रहता है और लगातार टूटते रहता है। नेक्स्ट होता है लूपिंग ऑफ एमआरएनए promotes its degradation. डिग्रेडेशन कहने का मतलब है, अगर एमआरएनए अपने में ही लूप कर ले, लाइक जैसे कि ये एमआरएनए है, ठीक है, काम कर रहा है, लेकिन यही एमआरएनए अगर लूपिंग कर ले तो फिर ये डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, डिग्रेड करने के लिए जो एंजाइम है उसका नाम है आरएनएज। आरएनएज जो है वो एमआरएनए को डिग्रेड करता है। अब यहाँ कुछ और बातें आगे बढ़ती हैं। होता है कि एमआरएनए को दो प्रकार से बांटा जाता है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। पहला होता है मोनोसिस्ट्रोनिक, ठीक है। दूसरा होता है पॉलीसिस्ट्रोनिक। मोनोसिस्ट्रोनिक एंड पॉलीसिस्ट्रोनिक, ये सब बहुत बेसिक बातें हैं, +2 की बातें हैं। सिस्ट्रॉन जो है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ अ जीन है, एक जीन का फंक्शनल यूनिट। अगर पूरे एमआरएनए में अगर एक ही इंट्रॉन हो तो उसे हम लोग मोनोसिस्ट्रोनिक कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम डायग्राम दिखा रहे हैं, ये एमआरएनए है और उसमें एक ही सिस्ट्रॉन, अगर ये है तो मोनोसिस्ट्रोनिक है। लेकिन वहीं पर अगर एमआरएनए में ऐसे कई सिस्ट्रॉन हो, हम लोग यहाँ 3 दिख रहा है, ये हो जाता है पॉलीसिस्ट्रोनिक। एक इंटायर एक सिस्ट्रॉन है, ठीक है, और इसमें सिस्ट्रॉन 1 है, सिस्ट्रॉन 2 है, सिस्ट्रॉन 3 है। सिस्ट्रोनिक मोनोसिस्ट्रोनिक जो है ये पाया कहा जाता है, फाउंड इन यूकैरियोट्स, जबकि पॉलीसिस्ट्रोनिक किसमें पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में। कैसे, लैक ऑपरेरॉन हम लोग देखते हैं 3 सिस्ट्रॉन होता है, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए। वहीं पर ट्रिप्टोफैन में 5 सिस्ट्रॉन्स होते हैं एक ही एमआरएनए में। तो कहने का मतलब क्लियर है कि प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रोनिक पीपी से रिलेशनशिप इसका रहता है। तो ये सिस्ट्रॉन की बातें हैं। हम सब जानते हैं कि सिस्ट्रॉन में 2 पार्ट होता है, एक एक्सॉन, दूसरा इंट्रॉन। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने इस प्रोसेस को पढ़ा है। एक्सॉन जो है वो कोडिंग सीक्वेंस है, और जो इंट्रॉन्स है वो नॉन कोडिंग है। बाकी तो इसकी प्रक्रिया पढ़ाई जा चुकी है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी जब हम लोग एमआरएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं,
उस mRNA का 2 रीजन को हम लोग सिग्निफाई करते हैं। एक रीजन कहलाता है कैप और दूसरा रीजन कहलाता है टेल, हेड एंड टेल। जो 5' एंड है उस पर कैप होता है, 7 मिथाइल बोनोसाइन यहाँ होता है। दिस इज कॉल्ड 5' कैप। और यहाँ पर बहुत सारा एडनोसाइन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं 3' पॉली ए टेल। ये हमारे में प्रोसेसिंग के दरमियान में जोड़ा जाता है। अब देखो, अगर हम ये मोनोसिस्ट्रॉनिक ले रहे हैं, मोनोसिस्ट्रॉन ले रहे हैं, सिस्ट्रॉनिक mRNA ले रहे हैं, मतलब यूकैरियोट का, इस पूरे में एक ही जेनेटिक कोड होगा, मतलब एक ही फंक्शनल जीन होगा। अब आप देखिए, कुछ इस प्रकार से ये हमें दिख रहा है, ठीक है। और इससे पहले जो है एक अलग सीक्वेंस जो है वो यहां से यहां तक दिखता है, ठीक है। अब आप देखिए इन सबको कैसे हम बता रहे हैं। ये जो हिस्सा है, ये इनिशिएशन का हिस्सा है। कहने की बात है कि यहाँ पर इनिशिएशन कोडॉन है, और ये जो हिस्सा है, इस हिस्सा पर टर्मिनेशन का कोडॉन है। तो यहाँ AUG हो गया, और यहाँ पर 3 में से कोई एक UAA हो गया। ये जो हिस्सा होता है यहां से यहां तक, ये हिस्सा mRNA का एड्रेस होता है, जिसमें लिखा रहता है कि राइबोसोम में कहाँ जुड़ने का करेगा, वो कहाँ करेगा। इस सीक्वेंस को लोग कहते हैं लीडर सीक्वेंस। अभी आगे इसकी चर्चा करेंगे तुरंत, अभी तो एक सिखाने की बात हो रही है। और इस इनिशिएशन कोडॉन, ये जो है ये AUG, वो तो इनिशिएशन कोडॉन है, ओके। और यहां पर जो है स्टॉप कोडॉन है। यहां से लेकर यहां तक जो इंटायर यूनिट है, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन रीडिंग फ्रेम। ओपन रीडिंग फ्रेम, दैट इज ORF। तो ORF जो है, ओपन रीडिंग फ्रेम, ये हमेशा शुरू किससे होता है? इनिशिएशन कोडॉन से, और एंड कहाँ करता है? स्टॉप कोडॉन पर। और इसी ओपन रीडिंग फ्रेम का ट्रांसलेशन होता है। उसी तरीके से अगर हम एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA को देखें, देखिए इस पे कैसे चीजें दिखती है। इसका 5' कैप हो गया, इसका पॉली ए टेल हो गया, ठीक है, ओके। ये हो गया इसका 5' कैप, यहाँ बहुत सारा ए, पॉली ए हो गया। और इसमें मान लो कि 3 सिस्ट्रॉन है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक है तो 3 सिस्ट्रॉन इसमें देख रहे हो कैसे मिलता है। देखिए, तो ये हो गए 3 सिस्ट्रॉन।
अब बड़ा यूनिक है, 3 सिस्ट्रॉन है इसमें। इसका मतलब हो गया कि तीनों के लिए अपना अपना ओपन रीडिंग फ्रेम होगा। बिल्कुल सही है, यह एक ओपन रीडिंग फ्रेम है। ओपन रीडिंग फ्रेम 1, ये हो गया ओपन रीडिंग फ्रेम 2, और ये हो गया ओपन रीडिंग फ्रेम 3। तो मिलाकर ये तीनों ओपन रीडिंग फ्रेम है अपने अपने। इसका मतलब है सर, यहां पर एक स्टार्ट और यहां पर एक स्टॉप, यहां स्टार्ट, यहां स्टॉप, यहां स्टार्ट, यहां स्टॉप। बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि यहां पर AUG है, यहां पर सपोज करो UAA है, स्टॉप करो, यहाँ AUG है, यहाँ मान लो कि फिर से UAA ही डाल देते हैं, एक ही रखते हैं सब जगह। इसका मतलब हो गया कि 3 अगर ओपन रीडिंग फ्रेम है तो इसका मतलब हो गया कि तीनों के लिए इनिशिएशन कोडॉन भी होगा और तीनों के लिए स्टॉप कोडॉन भी होगा। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ये तीनों के बीच का ये हालात रहते हैं। साथ में क्या है, ये जो हिस्सा है, जैसे वहां यूकैरियोट में लीडर सीक्वेंस था, ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम लोग भी लीडर सीक्वेंस कह सकते हैं। ठीक है ना। कहने की बात है कि ये यहाँ पर आता है टर्म शाइन डेल्गार्नो, शाइन डेल्गार्नो सीक्वेंस, ये यहां हो गया शाइन डेल्गार्नो सीक्वेंस। शाइन डेल्गार्नो सीक्वेंस लीडर सीक्वेंस ही है। ठीक है, इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे, लीडर सीक्वेंस के बारे में, इसमें क्या क्या होता नहीं होता है। ठीक है। और ये जब जैसे बीच में गैप हो गया ना, गैप, ये गैप में भी आप देखेंगे कि राइबोसोमल बाइंडिंग सीक्वेंस है, राइबोसोमल बाइंडिंग सीक्वेंस है, RBS। और इस लीडर सीक्वेंस में भी RBS मिलता है, यहां पर भी राइबोसोमल बाइंडिंग सीक्वेंस मिलता है। इन सभी जगहों पर, क्योंकि हर के लिए तो राइबोसोम चाहिए ना, mRNA तो राइबोसोम पर लटके, mRNA पर तो राइबोसोम लटके, तो राइबोसोम पहचानने की क्षमता इस mRNA में होनी चाहिए। तो एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक और एक मोनोसिस्ट्रॉनिक mRNA के बीच का कुछ डिफरेंस जो है वो आपको देखने का मौका भी मिल रहा है, दोनों के बीच का कंपैरिजन। किसी भी ओपन रीडिंग फ्रेम में सबसे पहला होता है स्टार्ट कोडॉन्स, इन्हें हम लोग इनिशिएशन कोडॉन भी, जो सबसे कॉमन इनिशिएशन कोडॉन होता है, वी ऑल नो इट, होता है AUG। इसके अलावा GUG भी कई जगह पर इनिशिएशन कोडॉन का काम करता है और UUG भी देखा जाता है, बट सबसे जो कॉमन है वो है AUG। AUG मेथियोनिन को कोड करता है, GUG वैलिन को कोड करता है, UUG ल्यूसीन को कोड करता है। इनिशिएशन कोडॉन के रूप में भी काम कर रहा है और बीच में भी इसका उपयोग हो सकता है। ये हो गया स्टार्ट कोडॉन्स। सेकेंड जो पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं स्टॉप कोडॉन्स। स्टॉप कोडॉन जहां पर ट्रांसलेशन ठहर जाता है। इसके अंदर में भी 3 बड़े पॉपुलर हैं, UAA, UAG एंड UGA। ये तीनों स्टॉप कोडॉन इसलिए हैं बिकॉज दे डू नॉट encode an amino acid encode an amino acid
अमाइनो एसिड्स। तीनों में से कोई भी जो है वो अमाइनो एसिड को इनकोड नहीं करता है, इसलिए ब्लैंक हो जाते हैं और यहाँ पर टर्मिनेट हो जाता है प्रोसेस। एक्सेप्शंस जो हैं, एक्सेप्शंस इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में इसका एक्सेप्शंस देखा जाता है। ठीक है, तो एक्सेप्शंस की बात हम आगे करेंगे। अभी तो है कि बेसिक जानकारी आपकी बढ़ती रहनी चाहिए। अब सबसे पहला जो है इसमें आता है यूकैरियोटिक एमआरएनए। डायग्राम बना चुके हैं, इसलिए दोबारा डायग्राम नहीं बनाएंगे। बस यही चीज है कि ये मोनोसिस्ट्रॉनिक है, मोनोसिस्ट्रॉनिक है। और अगला पॉइंट इसमें क्या होता है, इसमें जो लीडर सीक्वेंस है, लीडर सीक्वेंस, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। लीडर सीक्वेंस को लोग कोजैक सीक्वेंस भी कहते हैं। कोजैक सीक्वेंस, ये सब नाम है, इस नाम को याद रखना चाहिए, कोजैक सीक्वेंस। क्योंकि इसके बारे में मर्लिन कोजैक ने बताया था, इसलिए उनके नाम से इसको ऑनर किया जाता है। ठीक है, ये प्यूरिन 3 बेस अपस्ट्रीम होता है। कोजैक इस सीक्वेंस के बारे में क्या बोलते हैं, प्यूरिन 3 बेसेस अपस्ट्रीम। इस सीक्वेंस को अगर देखेंगे तो देखिए कैसे दिखता है ये सीक्वेंस। जी ए मतलब जी या ए, ऐसे आप समझेंगे। फिर हो गया एन एन ए यू जी जी, ये सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस पर गौर करें हम लोग तो यहाँ जी या ए दोनों में से कोई एक हो सकता है। यहाँ फिक्स है ए यू जी जी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो इस सीक्वेंस में सिर्फ 2 ही वेरिएबल है, और वो 2 वेरिएबल कौन है, ये एन और ये एन। एन की जगह पर ए भी हो सकता है, जी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है और यू भी हो सकता है। ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को ध्यान रखना चाहिए। फायदा क्या है, फायदा ये है, increases the efficiency of translation। ट्रांसलेशन सही तरीके से हो, उसको ये इफिशिएंटली बढ़ाता है, मतलब उसको बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो कि लीडर सीक्वेंस के बारे में हम लोग सीक्वेंस के बारे में पढ़ते हैं। कोजैक कोजैक बार बार बोलने का हैबिट डेवलप करना चाहिए। ये सीक्वेंस साथ ही है कि जो पॉली ए होता है, पॉली एडिनाइलिन एडिनोसाइन टेल जो है 3' एंड पर, वो क्या मदद करता है इसको। ठीक है ना, तो पॉली ए के बारे में हम लोग कहते हैं इट enhances the level of translation। ट्रांसलेशन के स्तर को ये बढ़ाता है बाय प्रोमोटिंग। कैसे बढ़ाता है, तो प्रमोट करता है किस चीज को, एफिशिएंट रिसाइकलिंग ऑफ राइबोसोम्स। हम सब जानते हैं कि जो एमआरएनए होता है, उस एमआरएनए पर राइबोसोम्स लटके रहते हैं। ठीक है, ये 5' एंड ये 3' एंड, और ये 5' से 3' की ओर आगे बढ़ता है, और यहाँ ढेर सारा पॉली ए होता है। तो राइबोसोम की रिसाइकलिंग अच्छे से हो जाए, ये जो है ना, इसको पॉली ए करता है। ये पॉली ए टेल का काम है। ठीक उसी तरह से जब सेकेंड हम लोग देखते हैं प्रोकैरियोटिक
mRNA के बारे में, इसके बारे में तो सबसे पहला स्टेटमेंट यही है, यह पॉलीसिस्टोनिक होता है। इसमें एक से ज्यादा ओपन रीडिंग फ्रेम होते हैं। ठीक है, इसमें जो लीडर सीक्वेंस है, लीडर सीक्वेंस, ये सीक्वेंस जो है इसे हम लोग कहते हैं शाइन डेल्गार्नो सीक्वेंस, शाइन डेल्गार्नो सीक्वेंस। जो शाइन डेल्गार्नो सीक्वेंस है, इसके अंदर राइबोसोम बाइंडिंग साइट्स होते हैं, राइबोसोम बाइंडिंग साइट्स सीक्वेंस जिसे हम लोग कहते हैं, सीक्वेंस कहें या साइट कहें, साइट कहें, बात एक ही है। इसको हम लोग कहते हैं आरबीएस। तो ये शाइन डेल्गार्नो का एक हिस्सा होता है। ये भी ओआरएफ से पहले होता है, फॉर्म्ड बिफोर द ओआरएफ। ओपन रीडिंग फ्रेम से पहले ये मिलता है। ठीक है, और इस सीक्वेंस की क्या खास बात होती है कि राइबोसोम में जो, राइबोसोम आप सब जानते हो कि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है उसे हम लोग 50s 30s और दोनों साथ में रहे तो 70s कहते हैं। और इस 30s में 16s rRNA होता है, जबकि इसमें 20 rRNA होता है, साथ ही 5.8s rRNA, मतलब सबका बटा हुआ अपना ये। और जब mRNA बाइंड करता है, mRNA सबसे पहले छोटे यूनिट से अपना एसोसिएशन करता है। ग्रीन वाला अगर mRNA है, इस mRNA और इस 16s rRNA के बीच तो कुछ संबंध होगा ही। इसलिए कहा जाता है कि आरबीएस जो है, राइबोसोमल बाइंडिंग सीक्वेंस, pairs with 16s rRNA of the smaller subunit of ribosome. सो अब समझ में आ जाता है कि ये राइबोसोम के साथ इसका अपना एक संबंध होता है। और ये जो आरबीएस में जो कॉमन सीक्वेंस होता है, यदि आरबीएस को हम लोग देखें तो सबसे कॉमन सीक्वेंस जो है वह सीक्वेंस है एजीजी एजीजी। ये सीक्वेंस जो है, ये कॉमन सीक्वेंस है जो आरबीएस में हमें मिलता है। ठीक है, इस तरह से लीडर सीक्वेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब एक केस स्टडीज में है इन ट्रिप्टोफैन ऑपरॉन, ट्रिप ऑपरॉन, जो लीडर सीक्वेंस होता है या शानदार सीक्वेंस है, लीडर सीक्वेंस, उस लीडर सीक्वेंस में देखिए ट्रिप्टोफैन ऑपरॉन में तो 5 ये होता है, 1 2 3 4 5, से 5 ओआरएफ होता है। ओआरएफ 1 2 3 4 5, यहाँ 5 डैश कैप है, यहाँ 3 डैश पॉली ए है, ये सब चीजें। और यहाँ पर क्या होता है इसमें कि इस जगह पर जो लीडर सीक्वेंस शाइन दालगर्नो सीक्वेंस कह रहे हैं, वहां पर एक कोडिंग रीजन होता है। और वो कोडिंग रीजन किसके लिए होता है? ये जो ओआरएफ है, ओआरएफ ऑफ
लीडर पेप्टाइड, ये एक बड़ा यूनिक चीज है। इसको तो वहां पढ़ाते ही हैं, लेकिन इसको देखा जाता है कि लीडर पेप्टाइड लगभग 162 न्यूक्लियोटाइड्स का ये सीक्वेंस होता है। ये कहाँ मिलता है? शाइन दलगार्नो सीक्वेंस के बीच में, शाइन के बीच में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। और ये जो लीडर पेप्टाइड होता है, यह लीडर पेप्टाइड जो होता है वह रेगुलेशन करता है, रेगुलेशन ऑफ ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन का रेगुलेशन करता है, ठीक है। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन, एटेन्यूएशन का मतलब होता है कि हम उस उस मतलब उसी सामान से उसी को रेगुलेट कर लें, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग कैसे, जैसे कोई वायरस होता है, उसके डीएनए में बीमारी पैदा करने वाले सीक्वेंस होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उस सीक्वेंस को हटा देते हैं, तो वो एक वैक्सीन बन जाता है, ठीक है। जब उस डीएनए को हम किसी हेल्दी आदमी की बॉडी में देंगे, आदमी में एंटीबॉडी जन्म लेगा, लेकिन चूंकि बीमारी का हमने सीक्वेंस हटा दिया है, इसलिए उसको कोई बीमारी नहीं होगा। ये एटेन्यूएटेड वैक्सीन कहलाते हैं। उसी तरह से एटेन्यूएशन कहलाएगा। इसी पूरी प्रक्रिया जो है वह ट्रांसलेशन के बाद जो ये ऑपरॉन्स पढ़ाए जाते हैं उसमें हम डिस्कस करते हैं।